हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दृष्टि आईएएस बुक का चैप्टर नंबर 3 जिसमें हम देखेंगे क्लाइमेट या जलवायु। तो जानते हैं कि किसी भी देश की जलवायु का विस्तृत अध्ययन करने के लिए उस स्थान के तापमान, वर्षा, वायुदाब तथा पवनों की गति और दिशा की ज्ञान होना आवश्यक होता है। तो किसी भी जलवायु को विस्तृत अध्ययन करने के लिए हमें वहाँ की तापमान कैसा है, वर्षा कैसी हो रही है, वायुदाब कैसा है, वहाँ पर कैसी गति पवनें कर रही हैं, ये सभी आवश्यक होता है। जलवायु के इन विभिन्न तत्वों पर भारत के अक्षांशीय विस्तार, उच्च वृक्ष तथा जल व स्थल के वितरण का गहरा प्रभाव पड़ता है। कर्क रेखा भारत जैसे विशाल देश में लगभग बराबर भाग। कर्क रेखा जो भारत से बीचों बीच से गुजरती है लगभग लगभग और ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसलिए इसका दक्षिणी भाग उष्णकटिबंधीय और उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंधीय होता है। तो कर्क रेखा जो बीचों बीच से गुजरती है तो इस साइड जो है मतलब शीतोष्ण यानी कि बर्फ जमी रहती है और यहाँ पर नीचे जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। भारत की उत्तरी सीमा का विशाल जो उत्तर में जो कि हिमालय पर्वत स्थित है और यह भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया से अलग करता है। किससे? मध्य एशिया से। ये भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया से अलग करता है और वहाँ से आने वाली जो भी शीत पवनों को रोकता है। तो ये ऊपर से जो शीत पवनें आती हैं यानी कि शीत जो ठंडी हवाएं आती हैं तो हिमालय जो उत्तर में है तो ये इनको रोक देता है। इस प्रकार भारत के अधिकांश हिस्से में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो भारत में अधिकांश जो हिस्से हैं भारत में कैसी जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। भारत के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर, देखिए दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। और हिंद महासागर से आने वाली जो मानसूनी पवनों का भारत की जलवायु पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय जलवायु कहा जाता है। कौन सी जलवायु भारत की जलवायु को कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय जलवायु। अब देखिए भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो देखिए किसी भी जलवायु को प्रभावित कारक जो मेनली इम्पोर्टेंट रहेंगे, पहले तो स्थिति और अक्षांशीय विस्तार। किसी भी देश का और अक्षांशीय विस्तार कैसा है, उसकी स्थिति कहाँ पर है, तो ये सभी जो कारक हैं जलवायु भारतीय जलवायु को प्रभावित करेंगे। पहले देखिए भारत 8 डिग्री 4 अंश उत्तर से 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। इसको यह सारा 84,376 उत्तरी अक्षांशों के मध्य जो है भारत की स्थिति है। और कर्क रेखा बता ही चुका हूँ लगभग 20 से होकर गुजरती है इंडिया के। विषुवत रेखा के पास होने के कारण दक्षिणी भाग में साल भर उच्च तापमान रहता है। ठीक है, तो ये कर्क रेखा, ठीक है, और मकर रेखा और विषुवत रेखा। ठीक है, तो ये विषुवत रेखा के जो नीचे वाला इंडिया का जो मैप है, ये नीचे वाला जो पार्ट है ये विषुवत रेखा के पास होने के कारण यहाँ पर क्या है, दक्षिणी जो भाग है साल भर कैसा रहता है? उच्च तापमान रहता है। भारत का उत्तरी भाग गर्म शीतोष्ण पेटी में स्थित है, इसलिए वहाँ विशेषकर शीत ऋतु में निम्न तापमान भी होता है। नेक्स्ट है समुद्र से दूरी। देखिए प्रायद्वीपीय भारत अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से पूर्णतः घिरा हुआ है। जो प्रायद्वीपीय भारत है वो कौन कौन से पर्वतों से, कौन कौन से महासागरों से? हिंद महासागर है। देखिए बंगाली खाड़ी पूरब में, हिंद महासागर दक्षिण में और अरब सागर जो अरब सागर है पश्चिम दक्षिण में ये भी स्थित है। तो ये पूरी तरह से जो प्रायद्वीपीय भारत है इनसे घिरा हुआ है। इसलिए भारत में तटीय प्रदेश की जलवायु कैसी रहती है? सम रहती है, ना तो अधिक गर्मी पड़ती है ना अधिक ठंड होती है। जो प्रदेश देश के आंतरिक भागों में स्थित है वहाँ समुद्र से दूरी होने के कारण जलवायु विषम पाई जाती है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाएगी वहाँ की जलवायु कैसी होती जाएगी? विषम होती जाएगी। तो ये तो था, पहले हमने पढ़ा स्थिति और अक्षांशीय विस्तार, दूसरा पढ़ेंगे समुद्र से दूरी, तृतीय पढ़ेंगे स्थलाकृति। देखिए भारत जो है, भारत के विभिन्न क्षेत्र स्थलाकृतिक लक्षण तापमान, वायुमंडल दाब, पवनों की दिशा तथा वर्षा की मात्रा को पूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत अर्धयुक्त मानसूनी जो हवा है, मानसूनी पवनों को रोककर संपूर्ण उत्तरी भाग जो भारत है उसमें वर्षा कराता है। मेघालय पठार में पहाड़ियों की कीपनुमा आकृति होने के कारण यह क्षेत्र मानसूनी पवनों के द्वारा विशाल
विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाले अंतर्गत आता है। जो मानसून का चेरापूंजी मेघालय के पठार में जो स्थान है, वहाँ विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी माना जाता है। अरावली पर्वत जो है मानसूनी पवनों की दिशा के समांतर स्थित है, इसलिए यह जो है मानसूनी पवनों को रोक नहीं पाता। इसलिए इसके कारण जो है राजस्थान का एक विस्तृत क्षेत्र मरुस्थल हो गया है। पश्चिमी घाट दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों के मार्ग में दीवार के समान खड़े हैं, जिसके कारण इस पर्वतमाला के पश्चिमी ढालों और पश्चिमी तटीय मैदानों में भारी वर्षा होती है। पश्चिमी घाट के पूर्व में वृष्टि छाया हो क्षेत्र हो जाने के कारण वर्षा कम होती है। नेक्स्ट है उत्तर पर्वतीय श्रेणियाँ। देखिए, ये श्रेणियाँ शीतकाल में मध्य एशिया से आने वाली अत्यधिक ठंडी शुष्क पवनों को भारत से रक्षा कराती हैं। जो भी ये उत्तर पर्वतीय श्रेणियाँ जैसे हिमालय है, ठीक है, तो ये जो शीत श्रेणियाँ जो हैं ये इस मध्य एशिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं इनको रोककर हम भारत की जो है शुष्क पवनों से भारत की क्या करती है, रक्षा करती हैं। ये पर्वत श्रेणियाँ दक्षिण पश्चिम मानसून के सामने एक प्रभावी अवरोध बनाती हैं। ये श्रेणियाँ उपमहाद्वीप और मध्य एशिया के बीच एक जल वायु विभाजक का कार्य भी करती हैं। नेक्स्ट है मानसूनी पवनें। देखिए, ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम पवनें समुद्र के स्थल की ओर चलती हैं एवं संपूर्ण भारत में प्रचुर वर्षा कराती हैं। कौन सी पवनें? ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिमी पवनें। शीतकालीन उत्तरी पूर्वी मानसून पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं और तथा वर्षा कराने में असमर्थ होती हैं। बंगाल की खाड़ी में कुछ जलवाष्प प्राप्त करने के पश्चात शीतकाल पवनें तमिलनाडु के तट पर थोड़ी वर्षा करती हैं। नेक्स्ट है पश्चिमी विक्षोभ तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। पश्चिमी विक्षोभ भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिमी जेट प्रवाह के साथ भूमध्य सागरीय प्रदेश में से आते हैं और यह देश के उत्तरी मैदानी भागों एवं पश्चिमी हिमाचल प्रदेश में शीतकालीन मौसम दिशाओं को प्रभावित करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अधिकांशतः बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होती हैं। तो उष्णकटिबंधीय जो भी चक्रवात होती है कहाँ पर उत्पन्न होती है? बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होती हैं। और इन जो ये चक्रवात होती है तीव्रता तथा दिशा दक्षिण पश्चिम मानसून काल में भारत के अधिकांश भागों तथा पीछे हटते हुए मानसून की ऋतु पूर्वी तटीय भागों को प्रभावित ये करते हैं। कुछ चक्रवात अरब सागर से भी उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है एल नीनो प्रभाव। ठीक है, एल नीनो प्रभाव क्या है? तो एल नीनो प्रभाव देखिए, भारत में जो मौसमी दिशाएं एल नीनो से भी प्रभावित होती हैं, जो भी मौसम की दिशाएं हैं। और एल नीनो क्या है? एक गर्म समुद्री जलधारा है और एल नीनो एक गर्म समुद्री जलधारा है जो अचानक जो है दक्षिण अमेरिका के पेरू तट से, जो दक्षिण अमेरिका का पेरू तट है वहाँ से जो है ये आते हैं दिसंबर के महीने में। एल नीनो कई बार पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर अस्थायी गर्म धारा के रूप में प्रभावित होने लगती हैं और एल नीनो के कभी कभी अधिक तीव्र होने पर यह समुद्र के ऊपरी जल के तापमान को 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा देता है। तो उष्णकटिबंधीय प्रशांतीय महासागर जल के गर्म होने से भूमंडलीय जो वायुमंडलीय दाब और पवनी तंत्रों के साथ साथ हिंद महासागर में मानसूनी पवनों को भी प्रभावित करता है। तो एल नीनो क्या है? ये एक एल नीनो एक गर्म समुद्री जलधारा है जो कहाँ से उठता है? अमेरिका के पेरू के तट से दिसंबर महीने में उठता है और ये भारत के जो मानसून है उसको प्रभावित करता है। नेक्स्ट है दक्षिणी दोलन। दक्षिणी दोलन मौसम विज्ञान से संबंधित वायु दाब में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरूप है जो हिंद और प्रशांत महासागर के मध्य प्रायः उत्पन्न होता है। जब वायु दाब प्रशांत महासागर क्षेत्र पर अधिक होता है एवं हिंद महासागर पर कम होता है तो भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून अधिक शक्तिशाली होता है। इसके विपरीत अन्य परिस्थितियों में मानसून कमज़ोर होता है। फिर नेक्स्ट है ऊपरी वायुदाब परिसंचरण। तो भारत में मानसून के अचानक विस्फोट का एक अन्य कारण भारतीय भूभाग के ऊपरी वायु परिसंचरण में होने वाला परिवर्तन भी है। नेक्स्ट है पश्चिमी जेट वायुधारा। देखिए,
शीतकाल में समुद्र तल से लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिमी जेट वायुधारा अधिक तीव्र गति से समशीतोष्ण कटिबंधों के ऊपर चलती है। यह जेट वायुधारा भूमध्य सागरीय प्रदेशों से पश्चिमी विक्षेपों को भारतीय उपमहाद्वीप में लाने के लिए उत्तरदायी होती है और उत्तर पश्चिमी मैदानों में होने वाली शीतकालीन वर्षा व ओलावृष्टि तथा पहाड़ी प्रदेशों में कभी कभी होने वाली भारी हिमपात इन्हीं विक्षेपों के परिणाम स्वरूप होता है जेट वायुधारा के तहत, पश्चिमी जेट वायुधारा के तहत। पूर्वी जेट वायुधारा तो देखिए ग्रीष्म काल में जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आवासीय गति के कारण वायु जो होते हैं परिसंचरण में परिवर्तन होता है और पश्चिमी जेट वायुधारा के स्थान पर पूर्वी जेट वायुधारा चलने लगती है जो तिब्बत के पठार को गर्म होने से उत्पन्न होती है, तिब्बत के पठार के गर्म होने से उत्पन्न होती है और इसके कारण जो पूर्वी ठंडी जेट वायुधारा विकसित होती हैं जो 15 उत्तरी अक्षांश के आसपास प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर चलने लगती हैं। पूर्वी जेट जो धारा दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के अचानक आने में सहायता प्रदान करती हैं। तो पूर्वी जेट धारा जो होती हैं यह दक्षिण पश्चिम मानसून जो जून में आता है उसमें ये सहायता प्रदान करता है। अब हम देखेंगे भारत की जलवायु। ये हमने देखा कि किसी भी देश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। अब देखेंगे भारत की जलवायु, इंडियन क्लाइमेट। देखिए भारत की जलवायु को मानसून कहा जाता है और देखिए मानसून शब्द की उत्पत्ति जो अरबी भाषा का शब्द है मानसून, इसकी अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। इसका तात्पर्य होता है ऋतु, अर्थात इसका कहा जाए, इसका अर्थ निकाला जाए तो किसी देश किसी प्रदेश में प्रवाहित होने वाली हवाओं की दिशा में मौसमी परिवर्तन से है। अतः मानसूनी पवनें वे पवनें हैं जिनकी दिशा ऋतु के अनुसार बिल्कुल उलट जाती है। ये पवनें ग्रीष्म ऋतु के 6 माह है, ग्रीष्म ऋतु के 6 माह समुद्र से स्थल की ओर तथा शीत ऋतु में के 6 माह स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। भारतीय जलवायु विज्ञान के पूर्व उप महानिदेशक डॉक्टर रामा शास्त्री के अनुसार मानसून बड़े पैमाने पर विस्तृत क्षेत्र में चलने वाली मौसमी पवनें हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़े क्षेत्र में चलने वाली क्या है, मौसमी पवनें हैं जिनकी दिशा मौसम में परिवर्तन के साथ उत्क्रमणीय होती है और मानसून की उत्पत्ति विचारधारा निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। तो मानसून आपको देखना है ये कि मानसूनी अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मौसम या ऋतु। मानसून की उत्पत्ति देखें तो परंपरागत सिद्धांत है और एक अभिनव सिद्धांत है कि मानसून की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो एक परंपरागत सिद्धांत है और एक अभिनव सिद्धांत है। परंपरागत सिद्धांत को 2 भागों में बांटा गया है, एक तापीय सिद्धांत है और एक विषुवत रेखीय पछुआ पवन सिद्धांत है। और अभिनव सिद्धांत जेट स्ट्रीम सिद्धांत और एल नीनो सिद्धांत। पहले हम देखते हैं परंपरागत सिद्धांत, कन्वेंशनल थ्योरी। तो परंपरागत सिद्धांत में देखिए तापीय सिद्धांत। इस सिद्धांत के विकास में जो ब्रिटिश के भूगोल वेत्ता बेकर एवं स्टेप ने योगदान दिया था और इस सिद्धांत के अनुसार जब सूर्य जब उत्तरायण में होता है तब भारतीय उपमहाद्वीप तेजी से गर्म हो जाता है। इसके सिद्धांत के अनुसार, तापीय सिद्धांत के अनुसार जब सूर्य उत्तर दिशा में होता है यानी कि उत्तरायण में होता है तो भारतीय उपमहाद्वीप जो होता है तेज़ी से गर्म हो जाता है एवं निम्न दाब का निर्माण होता है जिसका केंद्र उत्तर पश्चिम भारत में स्थित होता है। यहाँ पर इस समय विषुवतीय निम्न दाब के क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप निम्न दाब भार की तुलना में उच्च दाब के क्षेत्र बन जाते हैं, परंतु दक्षिणी गोलार्ध के उपोष्ण उच्च दाब की तुलना में यहाँ भी निम्न दाब रहता है। अतः दक्षिणी गोलार्ध के उपोष्ण उच्च दाब की हवाएं विषुवतीय निम्न दाब की तरफ रहती हैं। फलस्वरूप विषुवतीय जो प्रदेश में वायु दाब बढ़ने लगता है एवं यहाँ से हवाएं दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारत में प्रभावित होती हैं। तो यह तापीय सिद्धांत। नेक्स्ट है विषुवतीय रेखीय पछुआ पवन सिद्धांत। तो इस सिद्धांत जो भूगोल वक्ता फ्लोन ने प्रतिपादित किया था और इस सिद्धांत के अनुसार सूर्य के ताप में प्रभाव से उत्तर के मैदान अत्यंत ही निम्न दाब का निर्माण होता है और इस प्रकार हिंद महासागर और उत्तर के मैदान के बीच तीव्र दाब प्रवणता का विकास होता है। फलतः
अंतरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी ITCZ का खिसकाव होता है। और ITCZ की खिसकाव के साथ विषुवतीय रेखी पछुआ पवन भी उत्तर की ओर खिसक जाती हैं एवं सागरीय हवाओं के रूप में भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रवाहित होने लगती हैं और यही से दक्षिण पश्चिम मानसून पवन है। नेक्स्ट है अभिनव सिद्धांत। तो अभिनव सिद्धांत देखिए जेट स्ट्रीम सिद्धांत। जेट स्ट्रीम सिद्धांत क्या है? तो मानसून की उत्पत्ति के लिए सतह के निकट निम्न दाब के अलावा ऊपरी वायुमंडल में भी निम्न दाब का होना आवश्यक होता है। ग्रीष्म ऋतु में पूर्व गंगा के मैदान के ऊपर 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व की ओर उपोष्ण जेट स्ट्रीम प्रवाहित होती है। तो क्या होता है कि ग्रीष्म ऋतु में लगभग 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व की ओर जो उपोष्ण जेट स्ट्रीम है वो प्रवाहित होती है और ग्रीष्म ऋतु के आगमन के बाद जो उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम विस्थापित होकर हिमालय के उत्तर में चली जाती है और यहाँ जो उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम प्रायद्वीप भारत के ऊपर प्रवाहित होने लगती है और ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत के पठार के काफ़ी गर्म होने के कारण उष्ण पूर्वी जेट की उत्पत्ति होती है और यह जो है पूर्वी जेट स्ट्रीम ही मानसून की उत्पत्ति में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है एल नीनो सिद्धांत। इस सिद्धांत का विकास किसने किया था? तो गिलबर्ट बाकर ने विशेष योगदान दिया और उनके अनुसार जो समुद्री सतह के तापमान का प्रभाव एवं दाब एवं हवाओं पर पड़ता है। इस सिद्धांत कर्क और मकर रेखाओं के बीच हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की सतह के जल के तापमान का अध्ययन आधारित करता है। बाकर ने उन्होंने यह बताया था कि जो हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर के ऊपरी वायुदाब में समुद्री हवा का प्रतिरूप पाया जाता है। क्या पाया जाता है? समुद्री हवा का प्रतिरूप पाया जाता है और जब प्रशांत महासागर के ऊपर वायुदाब निम्न होता है तब यह स्थिति भारतीय मानसून के लिए अनुकूल होती है। तो उन्होंने यह बताया था कि प्रशांत महासागर के ऊपर जब वायुदाब जो है निम्न होता है तो यह भारतीय मानसून के लिए अनुकूल होती है और इस प्रक्रिया को दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है जिसे बाकर चक्र या दोलन चक्र भी कहते हैं। दोलन चक्र के कमज़ोर होने के कारण एल नीनो जलधारा की उत्पत्ति होती है और जब भी दोलन चक्र क्या होगा? कमज़ोर होगा यानी कि जो वायुदाब है वो कमज़ोर होगा तो एल नीनो की उत्पत्ति होती है और इस जलधारा की उत्पत्ति का अंतराल 2 से 5 वर्ष के बीच होता है और यह जलधारा दक्षिण अमेरिका के पेरू के तट के निकट 3 डिग्री से 36 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच प्रवाहित होती है और इसका संबंध जो है विषुवतीय रेखीय क्षेत्र में होने वाले वायुदाब में परिवर्तन से होता है। इस जलधारा की उत्पत्ति के साथ पेरू तट के निकट ठंडे जल का ऊपर उठना रुक जाता है। इस प्रकार एल नीनो जलधारा के कारण प्रशांत महासागर में एक बृहद निम्न दाब का निर्माण होता है एवं यहाँ से हवाएं ऊपर उठकर ऑस्ट्रेलिया एवं इंडोनेशिया के निकट नीचे उतरने लगती हैं। इस प्रकार दक्षिणी दोलन को सूचक गिरने लगता है और एवं ऋणात्मक होने लगता है और यह भारतीय मानसून के लिए प्रतिकूल परिस्थिति होती है। तो ये है एल नीनो प्रभाव। अब हम देखेंगे भारत में मानसून का आगमन, अराइवल मानसून इन इंडिया। देखिए जो भारत में होने वाली जो मानसूनी वर्षा या मौसमी होती है वो जून से सितंबर तक के दौरान होती है। जून के प्रथम सप्ताह में मानसूनी हवाएं कहाँ? केरल। देखिए प्रथम सप्ताह अगर जून की बात करें तो ये केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों पर पहुंच जाती हैं जून के प्रथम सप्ताह में। सर्वप्रथम मानसूनी हवाएं केरल के तट पर पहुंचती हैं। तो कहाँ पर पहुंचेंगी? सबसे पहले केरल के तट पर टकराती हैं जिसे मानसूनी विस्फोट या ब्रस्ट मानसून की संज्ञा दी जाती है। भारत में होने वाली वर्षा मुख्य रूप से भू आकृति या चुवच द्वारा नियंत्रित होती है। उदाहरण के रूप में पश्चिमी घाट के पवनामुख ढाल पर लगभग 250 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इसी प्रकार पूर्वी भारत के पहाड़ियों की विशेष स्थिति के कारण ही पूर्वी राज्यों में भारी वर्षा होती है। तो देखिए 1 जून को यह कहाँ? केरल पर टकराएगा।
समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ मानसूनी वर्षा घटती जाती है। अगर देखिए समुद्र से जितनी दूर जाएंगे उतनी दूरी जो मानसूनी वर्षा है वो घटती जाएगी। यही कारण है कि भारतीय जो मानसूनी वर्षा के द्वारा कोलकाता में 119 सेंटीमीटर और पटना में 105 सेंटीमीटर और इलाहाबाद में 76 सेंटीमीटर और दिल्ली में 56 सेंटीमीटर वर्षा होगी। तो समुद्र से दूरी ज्यों ज्यों बढ़ेगी, देखिए अगर ये समुद्र है और यहाँ से जो दूरी बढ़ती जाएगी, जैसे दिल्ली है तो यहाँ पर 56 सेंटीमीटर, इलाहाबाद यहाँ पर 76 सेंटीमीटर, कोलकाता 119 सेंटीमीटर। और क्योंकि कोलकाता जो है बंगाल की खाड़ी के निकट है तो यहाँ पर ज़्यादा वर्षा होगी। पटना वहाँ से दूर है तो 105 सेंटीमीटर वर्षा होगी। तो इसी प्रकार समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ जो मानसूनी वर्षा है वो घटती जाती है। भारत एक कैसा है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और यहाँ की जो कृषि अर्थव्यवस्था है वो किस पर निर्भर करती है, तो मानसून पर निर्भर करती है। और इसलिए जब वर्षा सामान्य समय से पहले ही समाप्त हो जाती है तो खड़ी जो फसलें होती हैं वो नुकसान हो जाती हैं और जो कृषि को बहुत बड़ा किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होता है और साथ ही जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसको भी नुकसान होता है। साथ ही शीतकालीन फसलों की बुवाई में कठिनाई आती है। देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है और प्रायद्वीपीय आकृति होने के कारण इसे दो भागों में बांटा गया है। एक है अरब सागर की शाखा और एक बंगाल की शाखा। देखिए दो भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून को बांटा गया है। पहली है अरब सागर शाखा और दूसरा है बंगाल की खाड़ी शाखा। पहले हम देखते हैं अरब सागर शाखा, अरेबियन सी ब्रांच। तो देखिए अरब सागर जो शाखा है द्वारा भारत के पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में वर्षा होती है। कौन सी शाखा से? अरब सागर। उत्तर पश्चिम भारत में यह शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा से मिल जाती है। अरब सागर शाखा द्वारा पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी ढालों पर तटीय भाग की तुलना में अधिक वर्षा होती है। उदाहरण के लिए महाबलेश्वर में वर्षा की मात्रा लगभग 650 सेंटीमीटर होती है जबकि मुंबई में घटकर 190 सेंटीमीटर रह जाती है। पश्चिमी घाट क्षेत्र के दक्षिणी भाग में उत्तरी भाग की तुलना में अधिक वर्षा होती है और वृष्टि छाया प्रदेश स्थिति होने के कारण पूर्व में लगभग 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अरब सागर मानसून की एक शाखा राजस्थान से गुजरती है और हिमालय से टकराती है एवं जम्मू एवं कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के पूर्वी ढालों पर वर्षा करती है। राजस्थान में वर्षा कम होने का प्रमुख कारण है अरावली पर्वत की दिशा पवनों के समांतर होना। देखिए जो अरावली जो पर्वत है उसकी जो दिशा है वो पवनों की कैसी है? समांतर है। तो वहाँ पर कोई टकराव नहीं होता है पवनों का, जिसके कारण वहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है। और पाकिस्तान की ओर से आने वाली गर्म एवं शुष्क हवाएं न केवल अरब सागर शाखा का मानसूनी पवनों को उठाने से रोकती हैं बल्कि उसकी आर्द्रता को भी कम कर देती हैं, फलस्वरूप कम वर्षा होती है। और अरब सागर शाखा तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली होती है। मानसून द्वारा लाई गई कुल आर्द्रता 65% अरब सागर से आता है जबकि मात्र 35% ही बंगाली खाड़ी से जाता है। इस प्रकार वर्षा सर्वाधिक कौन सी शाखा से होती है? अरब सागर की शाखा से होती है। इसके बाद बात करें बंगाली खाड़ी से, तो बंगाली खाड़ी देखिए बे ऑफ बंगाल, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी कीप नुमा आकृति की स्थिति है एवं समुद्र की ओर से खुली हुई हैं, इसलिए यहाँ पर जो बंगाली खाड़ी से आने वाली हवाएं हैं अधिक वर्षा लाती हैं। यहाँ स्थित मानसराम विश्व का सर्वाधिक वर्षा 1144 जो 41 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 1141 ये विश्व का सबसे ज़्यादा है मानसराम। ठीक है, मानसराम। कभी कभी निम्न क्षेत्र का विस्तार बंगाली खाड़ी के उत्तर पूर्व में हो जाता है जिससे वहाँ पूर्वी अवदाब का निर्माण होता है। उत्पत्ति के पश्चात यह अपने औसत स्थान से उत्तर एवं दक्षिण की ओर खिसकता रहता है। फलस्वरूप मानसूनी जो अवदाब है का मार्ग परिवर्तित होता है, इससे वर्षा की मात्रा उतार चढ़ाव रहता है। इस प्रकार अवदाबों की संख्या जून से लेकर सितंबर के बीच 2 से 4 महीने तक होती है। बंगाली खाड़ी में मानसून की उत्तरी पूर्वी शाखा जैसे जैसे पश्चिम की ओर बढ़ती है वैसे वैसे वर्षा की मात्रा में कमी आती है। इसी प्रकार पर्वतीय क्षेत्र से दूर जाने पर वर्षा की मात्रा कमी आती है।
मानसून विच्छेद। मानसून विच्छेद देखिए, मानसून विच्छेद किसे कहते हैं? तो मानसून अवधि के दौरान लगातार वर्षा होने के बाद कुछ सप्ताह के लिए वर्षा रुक जाती है, तो ऐसी स्थिति को मानसून विच्छेद की संज्ञा दी जाती है। यानी कि जब मानसून आता है तो वर्षा होती है, फिर वर्षा जो है कुछ समय के लिए रुक जाती है और फिर से वर्षा होने लगती है, तो इस जो रुकने की जो घटना है उसको क्या कहते हैं? मानसून विच्छेद कहते हैं। और भारत में विभिन्न क्षेत्रों में उतरने वाले विच्छेद अलग अलग कारक उत्तरदायी होते हैं। जैसे पश्चिमी तट पर आर्द्र पवनों का तट के समांतर प्रवाहित होना, ये पश्चिमी तट पर होता है। उत्तरी भारत के मैदानों में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के परिवर्तन व उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या में कमी होना। राजस्थान में वायुमंडल की निचली परतों में तापीय विलोमता के प्रभाव से आर्द्र वायु के आरोहण में बाधा उत्पन्न होने से। अब मानसून निवर्तन, ठीक है, रिट्रेनिंग मानसून। अक्टूबर नवंबर में मानसून के पीछे हटने या लौटने समांतर मानसूनी निवर्तन कहलाता है। यानी कि मानसून जब अक्टूबर नवंबर में वापस चला जाता है तो उसको मानसूनी निवर्तन कहते हैं, निवर्तन यानी कि रिट्रेनिंग मानसून। अब हम बात करेंगे ऋतुएं की। तो भारत में 4 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। देखिए, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। ठीक है, 4 प्रकार की ऋतुएं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। देखिए, शीत ऋतु की बात करें तो ये 15 दिसंबर से 15 मार्च, कब से कब तक? 15 दिसंबर से 15 मार्च तक कौन सी ऋतु बोल दी जाती है? उसको शीत ऋतु। यहाँ ठंडी होने लगती है तो उसको शीत ऋतु। इस समय सूर्य के दक्षिण होने के कारण संपूर्ण भारत में तापमान नीचे चला जाता है, क्योंकि सूर्य जो है दक्षिण में चला जाता है, दक्षिणायन में चला जाता है, तो यहाँ पर क्या है, संपूर्ण भारत में तापमान जो है नीचा होने लगता है और जिससे शीत ऋतु बन जाती है। सबसे कम तापमान उत्तरी पश्चिमी भारत में पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि सूर्य दक्षिण में जाएगा तो दूरी कहाँ से रहेगी? उत्तर से रहेगी ज़्यादा, तो उत्तर में जो है ठंड ज़्यादा होगी, यानी कि शीत जो है ज़्यादा होगी। यहाँ शीतलहर एवं रात में पाला का भी प्रकोप होता है। इस ऋतु का समताप रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर प्रायः सीधी रहती हैं और 20 डिग्री सेंटीग्रेड की ताप समताप रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। इस ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में एक क्षीण उच्च दाब का निर्माण होता है एवं वहाँ से पवन निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर चलने लगते हैं। इसे शीतकालीन मानसून के नाम से जाना जाता है। और इस उत्तर पूर्वी मानसून में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होती है। तो शीत ऋतु में कहाँ पर वर्षा होती है? तो ये शीत ऋतु में तमिलनाडु के तट पर क्षेत्रों में वर्षा होती है, शीतकालीन मानसून के नाम से जाना जाता है। तो कहाँ पर वर्षा होती है? तमिलनाडु में। और इस ऋतु में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली शीतोष्ण चक्रवात ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट ऋतु है हमारी ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु देखिए 15 मार्च से लेकर 15 जून तक मानी गई है। देखिए, शीत जो है 15 दिसंबर से 15 मार्च और 15 मार्च से 15 जून तक कौन सी ऋतु मानी जाएगी? ग्रीष्म ऋतु। और इस समय क्या होता है कि सूर्य जो है उत्तरायण में आ जाता है, यानी उत्तर में आ जाता है और पूरे भारत में तापमान में कैसी होती है? बढ़ोतरी होगी। और इस ऋतु उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भारत में गर्म हवाओं का कैसा रहेगा? प्रकोप रहेगा। और इस ऋतु में जो अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ उत्तर की ओर खिसकने लगता है एवं हवाएं जुलाई में 25 उत्तरी अक्षांश रेखा को पार कर जाती हैं। इस ऋतु में स्थलीय गर्म एवं शुष्क पवन तथा आर्द्र समुद्री पवनों के मिलने से तूफान और तड़ित आंधी की उत्पन्न होती है। और इन तूफानों से उत्तर भारत में आंधी, पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर एवं बंगाल में काल वैसाखी कहा जाता है। तो देखिए, उत्तर भारत में जब ये तूफान आते हैं ग्रीष्म ऋतु में, तो उत्तर भारत में आंधी बोलते हैं, पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर बोलते हैं और बंगाल में इनको काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। और इन तूफानों में थोड़ी वर्षा होती है, और जैसे कर्नाटक में ऐसी वर्षा को चेरी ब्लासम, ठीक है, कर्नाटक में अगर आंधी तूफान आना या छोटी सी वर्षा हो जाती है तो उसको
चेरी ब्लॉसम कहा जाता है और इस वर्षा काफ़ी उत्पादन के लिए लाभदायक होती है। नेक्स्ट ऋतु है हमारी वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु 15 जून से 15 सितंबर तक आएगी और इस समय जो इस ऋतु के समय उत्तर पश्चिम भारत तथा पाकिस्तान में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिससे मानसून गर्त के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः इस ऋतु में जो है दक्षिण पश्चिम मानसून अंडमान निकोबार में 20 मई को, केरल के मालाबार तट पर 1 से 5 जून, कोलकाता एवं मुंबई में 10 से 14 जून, दिल्ली पंजाब हरियाणा में 25 से 30 जून एवं सुदूर पश्चिम में 1 जुलाई से असम में 5 जून तक पहुंचता है। तो ये वर्षा ऋतु में मानसून पहुंचने की डेट दी गई है। फिर है शरद ऋतु। देखिए 15 सितंबर से 15 दिसंबर ज्यों का त्यों आ जाएगा तो उसको शरद ऋतु के नाम से जाना जाता है। इस समय जो मानसून है जो लौट जाता है और लौटते हुए मानसून का मौसम भी कहा जाता है। दिन में उच्च तापमान एवं रात्रि में कम तापमान, इसमें क्या रहता है, उमस टाइप से पड़ती है और दिन में जो तापमान रहता है वो उच्च रहता है और रात्रि में कम तापमान रहता है। इस ऋतु में विशेषता होती है कि इस प्रकार की ऋतु में दैनिक तापांतर में वृद्धि होती है। मानसून लौटने की क्रिया धीमी गति से होती है एवं यह क्रिया सितंबर में प्रारंभ होकर दिसंबर तक पूर्ण होती है। ठीक है। और इस ऋतु में बंगाल की खाड़ी में तीव्र चक्रवाती तूफान आते हैं, तूफानों का विकसित होते हैं और इसकी उत्पत्ति के पश्चिम की ओर बढ़ती हैं और चक्रवाती पूर्वी तट में पर्याप्त वर्षा करते हैं। जब लौटता मानसून होता है तो यहाँ पर जो बंगाली खाड़ी से चक्रवात उठते हैं और पूर्वी तट पर पर्याप्त ये वर्षा करते हैं। देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ। देखिए पश्चिमी विक्षोभ भारतीय महाद्वीप में जाड़े के मौसम में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवेश करते हैं। यह जो है भूमध्य सागर पर उत्पन्न होती हैं तथा भारत में अनेक इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह धारा द्वारा होता है। यह विक्षोभ भारत के उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी भागों में शीतकालीन वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। शीतकाल में रात्रि में तापमान में वृद्धि एवं विक्षोभ के आने का पूर्व संकेत माना जाता है। अपने प्रवाह क्रम में भूमध्य सागर के अतिरिक्त कैस्पियन सागर से भी आर्द्रता ग्रहण करते हैं। पश्चिम विक्षोभ रबी की फसलों के लिए अत्यधिक लाभदायक होते हैं, अतः हिमालय के अधिकांश भागों में इनके कारण हिमपात होता है। वर्षा का वितरण देखिए डिस्टर्बेंस ऑफ रेन। भारत में लगभग 70% वर्षा है। देखिए भारत में 70% जो वर्षा है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है और यह जो वर्षा है यह वर्षा जो है जून से लेकर सितंबर के मध्य 4 माह के दौरान होती है। ठीक है। और भारत में 12% क्षेत्र से 60 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और वर्षा की मात्रा राजस्थान की ओर घटती जाती है। जैसे जैसे हम पश्चिम में जाएंगे राजस्थान साइड, उस साइड वर्षा की मात्रा घटती जाएगी। और 8% क्षेत्र की बात करें, 8% क्षेत्र में देखिए 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। देखिए जो भारत में है 12% क्षेत्र जो होता है वो कम वर्षा होती है। 12% जो वर्षा है वो 60 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। और जो राजस्थान की साइड 8% क्षेत्र में जो है 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और भारत में अधिकांश वर्षा कैसी होती है, पर्वतीय प्रकार की होती है। और औसत वर्षा बात करें तो 125 सेंटीमीटर। भारत में औसत वर्षा की बात करें तो 125 सेंटीमीटर मानी जाती है। ये रीजन आपको दिए गए हैं मैप में कि 200 सेंटीमीटर से अधिक इस साइड होगी। ठीक है। और ये पश्चिमी साइड यहाँ पर और 100 से 200 सेंटीमीटर जो वर्षा है वो इस साइड होगी यहाँ पर ये। और 50 से 100 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होगी और जो बाकी जो 50 से कम है वो इस साइड यहाँ पर वर्षा होगी। देखिए वर्षा की मात्रा के आधार पर क्षेत्र का वितरण। अब हम देखेंगे वर्षा की मात्रा के आधार पर क्षेत्रों का वितरण किया गया है। देखिए सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र
सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, इसके प्रमुख देखिए पश्चिमी घाट पर्वत, मैंने आपको बताया पश्चिमी घाट ये वाला जो भाग है पश्चिमी घाट यहाँ पर, और जो पश्चिमी घाट का ढाल है उससे सटे हुए जो भी तटीय मैदान है वहाँ पर जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और उत्तर पूर्वी भारत, त्रिपुरा, मणिपुर, यहाँ पर जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी। नेक्स्ट है सामान्य वर्षा। यहाँ देखिए 100 से 200 के मध्य जो सामान्य वर्षा बोलते हैं, जो कि पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तरी भाग की एक सक्रिय पेटी, महाराष्ट्र का तटीय भाग, पूर्वी मध्य प्रदेश, ये सभी जो यहाँ पर है तो यहाँ पर सामान्य वर्षा होगी। पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र की एक पतली पट्टी जो उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हुई है। तमिलनाडु का जो तटीय भाग है वहाँ पर, त्रिपुरा, मणिपुर और निम्न असम घाटी में मेकीर पहाड़ी क्षेत्र, ये भी कहाँ सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में आता है। नेक्स्ट है कम वर्षा वाला क्षेत्र। देखिए कम वर्षा वाला क्षेत्र जो है वो 50 से 100 सेंटीमीटर के बाद यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ आ जाएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा, पश्चिमी भाग भी आ जाएंगे जैसे गुजरात हुआ, और दक्षिणी में पश्चिम जो दक्षिण और पश्चिमी में जो उत्तर प्रदेश है वो भी, हरियाणा, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश का अधिकांश भाग ये कम वर्षा वाले क्षेत्र में आते हैं। न्यून वर्षा की बात करें तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं, देखिए जो वहाँ पर आएगा उत्तरी गुजरात, जो राजस्थान का सटा हुआ एरिया है, पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हरियाणा का दक्षिणी जो भाग है जो राजस्थान से लगा हुआ है वहाँ पर जो है न्यून वर्षा होगी। और यह एक अर्धचंद्राकार पेटी है और पश्चिम घाट पर्वत पर का वृष्टि छाया प्रदेश है, और लद्दाख का मरुस्थल ये भी न्यून वर्षा वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट देखते हैं भारत में जलवायु प्रदेश, क्लाइमेट रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, सॉरी इंडिया। देखिए भारत कैसा है, एक मानसूनी जलवायु वाला देश है, परंतु इसके बेहद भौगोलिक विस्तार, प्रायद्वीपीय आकृति और हिमालय जैसी विशाल पर्वत श्रृंखला की उपस्थिति के कारण भारत की जलवायु अत्यधिक कैसी है, आंतरिक विषमता यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। और भारत का लगभग आधा जो भाग है वो शीतोष्ण कटिबंधीय में स्थित है। इसके बावजूद हिमालय पर्वतमाला की उपस्थिति के कारण भारत में उष्ण एवं उपोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कौन कौन सी उष्ण एवं उपोष्ण प्रकार की जलवायु की दृष्टि से भारत में रूस से भी अधिक विविधता पाई जाती है, और इन्हीं विविधताओं को ध्यान में रखते हुए अनेक जलवायु वैज्ञानिकों ने भारत के विभिन्न जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। तो इसके दो प्रमुख हैं देखिए थर्नथवेट की जलवायु वर्गीकरण और कोपन का जलवायु वर्गीकरण। तो दो प्रकार से जलवायु विज्ञानों के नाम हैं, इन्होंने भारत की जलवायु को वर्गीकृत किया है, थर्नथवेट जलवायु वर्गीकरण और कोपन का जलवायु वर्गीकरण। तो पहले हम देखेंगे क्लाइमेट क्लासिफिकेशन ऑफ थर्नथवेट। देखिए जो थर्नथवेट जलवायु का वर्गीकरण है, इसका जो वर्गीकरण है वो सार्थकता एवं संतुलन पर आधारित है। जलवायु वर्षा की सार्थकता एवं जल संतुलन पर आधारित है। वर्षा की सार्थकता वर्षा प्राप्ति एवं वाष्पीकरण के बीच का अनुपात है। साथ ही साथ इन्होंने तापमान और वर्षा के मौसमी एवं गारिक पर वितरण को भी ध्यान में रखा है। जहाँ पर वर्षा की अधिकता होती है वहाँ की जलवायु अति आर्द्र होती है, एवं जिन क्षेत्रों में वर्षा का अभाव होता है वहाँ की जलवायु कैसी होती है, शुष्क होती है। वर्षा अधिकता वाले क्षेत्र एवं वर्षा न्यूनता वाले क्षेत्र को आधार मानकर भारत की जलवायु को वर्गीकरण किया गया है। देखिए इन्होंने जलवायु के प्रकार बताए हैं, जैसे कि इन्होंने बताया है ए अति आर्द्र, बी आर्द्र, C1 शुष्क उप आर्द्र, C2 नम उप आर्द्र और डी अर्ध शुष्क और ई जो है शुष्क। तो देखिए अति आर्द्र जो जलवायु है वो उत्तरी पूर्वी भारत में मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, निचला असम आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा के दक्षिण में पश्चिमी तट। आर्द्र जलवायु है नागालैंड, ऊपरी असम, मणिपुर, उत्तरी बंगाल, सिक्किम, पश्चिमी तटवर्ती। शुष्क उपार्द्र की बात करें तो गंगा का मैदान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, जो उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेश,
पंजाब और हरियाणा, उत्तरी पूर्वी तमिलनाडु, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर। इसके बाद बात करें तो C2 यानी कि नम ए उप आंध्र प्रदेश, तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पूर्वी बिहार, पचमढ़ी, मध्य प्रदेश की पश्चिमी घाट, पूर्वी ढाल आदि जो है इस नम उप आर्द्र जलवायु में आएंगे। डी में आएंगे आर्द्र शुष्क। आर्द्र शुष्क में देखिए तमिलनाडु आ जाएगा, आंध्र प्रदेश आ जाएगा, पूर्वी कर्नाटक, पूर्वी महाराष्ट्र, उत्तर पूर्वी गुजरात, पूर्वी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा का अधिकतर भाग। ई शुष्क में आएंगे पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी गुजरात और दक्षिणी पंजाब। तो ये जो है इन्होंने जलवायु जो थॉर्नथवेट की जलवायु का वर्गीकरण ए का मतलब दिया है इन्हें अति आर्द्र, बी का मतलब दिया है आर्द्र, C1 का मतलब दिया है शुष्क उप आर्द्र और C2 का मतलब दिया है नम उप आर्द्र, डी का मतलब दिया है आर्द्र शुष्क और ई का मतलब दिया है शुष्क। नेक्स्ट वर्गीकरण है कोपन की का जलवायु वर्गीकरण। देखिए कोपन द्वारा वर्ष 1918 से 1931 की अवधि में मध्य विश्व के जलवायु प्रदेशों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया था और वर्ष 1936 में कोपन ने इस संशोधन किया और भारत के जलवायु प्रदेशों में कई नई योजना दी। कोपन ने जलवायु प्रदेश के निर्धारण में हेतु निम्नलिखित तत्वों का प्रयोग किया। देखिए इन्होंने वार्षिक एवं मौसम जो मासिक औसत तापमान है उसका भी ध्यान दिया इन्होंने, वार्षिक एवं मासिक वर्षा और वनस्पति, ये सभी जो है इन्होंने कोपन ने वर्गीकरण अपने वर्गीकरण में दिया है। इन्होंने क्या किया है, कोपन की जलवायु का प्रकार है देखिए ए में इनको माना है उष्णकटिबंधीय जलवायु, बी में जो है शुष्क कटिबंधीय जलवायु, सी में उष्णार्ध समशीतोष्ण जलवायु और डी में शीत जलवायु और ई में बर्फ जलवायु। ठीक है, और लघु शुष्क इसके बारे में अब जानकारी लेते हैं कि ए शुष्क जो उष्णकटिबंधीय जलवायु है, यहाँ जो है औसत तापमान पूरे वर्ष भर कितना रहेगा, 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा ए टाइप की जलवायु में, यानी कि उष्णकटिबंधीय जलवायु में जो औसत तापमान जो रहेगा वो कितना रहेगा, 18 सेंटीग्रेड। बी में उन्होंने माना शुष्क कटिबंधीय जलवायु, यहाँ तापमान तुलना में वर्षण बहुत कम होगा और इसलिए शुष्क और शुष्कता के कम होने से अर्ध शुष्क मरुस्थल होता है और इसके विपरीत शुष्कता अधिक होने पर मरुस्थल होता है। तो यहाँ पर उन्होंने बी में शुष्क कटिबंधीय जलवायु, सी में उन्होंने उपोष्ण समशीतोष्ण जलवायु, यहाँ सबसे ठंडे महीने औसतन तापमान 8 डिग्री से 18 डिग्री के बीच रहता है। शीत जलवायु, यहाँ जो है सबसे कोष्ठ महीने का औसत तापमान जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक और सबसे ठंडे महीने का औसत जो तापमान रहेगा वो 3 सेंटीग्रेड से कम रहता है। ई में उन्होंने दिया है बर्फ जलवायु, यहाँ सबसे कोष्ठ जो है महीने का औसत तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। अब देखते हैं कोपन की योजना के अनुसार भारत की जलवायु प्रदेश। देखिए जलवायु के प्रकार, उसकी विशेषताएं और उसका वितरण। देखिए लघु शुष्क ऋतु की मानसूनी जलवायु उन्होंने AMW दिया है, लघु शुष्क ऋतु की मानसूनी जलवायु। विशेषताएं इसकी देखते हैं, तापांतर कम पाया जाता है और यहाँ पर 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी और वर्षा मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु के दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। शुष्क ऋतु की अवधि छोटी होती है और शुष्कता शीत ऋतु में होती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाए जाते हैं। तो इसकी विशेषता है AMW की, यानी कि लघु शुष्क ऋतु की मानसूनी जलवायु। और इसकी विशेषता है कि तापांतर कम पाया जाएगा, 250 सेंटीमीटर से वर्षा अधिक होगी, ग्रीष्म ऋतु के दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होगी और अवधि जो है वर्षा शुष्क ऋतु की अवधि, यानी कि शुष्क ऋतु की अवधि कैसी होगी, कम होगी और शीत ऋतु में होती है। यह शुष्कता कब होती है, शीत ऋतु में। और यहाँ पर कौन सी वनस्पति पाई जाएगी, सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। और इसका वितरण देखिए तो मालाबार एवं कोणार्क जो तट है तथा गोवा के दक्षिण पश्चिमी जो घाट है वो इस प्रकार की जलवायु वहाँ पर पाई जाती है, लघु शुष्क ऋतु की मानसूनी जलवायु
AMW। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु AW। यहाँ पर क्या है, वर्षा अधिकतर ग्रीष्म ऋतु में होती है और यहाँ पर जो ग्रीष्म ऋतु काफ़ी गर्म और शीत ऋतु काफ़ी शुष्क होती है। अपेक्षाकृत तापमान यहाँ का अधिक होता है। वर्षा की बात करें तो 75 से 150 सेंटीमीटर होती है और सवाना प्रकार की जो वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। इसकी वितरण की बात करें तो ये कहाँ पर पाई जाती है, तो ये प्रायद्वीप भारत में कर्क रेखा के दक्षिण का अधिकांश जो भाग है, इनकी जो कर्क रेखा का यहाँ से जा रही है तो दक्षिण का जो भाग है इंडिया का, वहाँ पर जो है ये पाई जाती है। उत्तर पूर्वी भारत, जो कुछ उत्तर पूर्वी का भारत का भी कुछ भाग इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है शुष्क ग्रीष्म ऋतु की मानसूनी जलवायु। शुष्क ग्रीष्म ऋतु की मानसूनी जलवायु यानी कि AS। यहाँ पर क्या है, तापमान कम रहेगा। शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून में अधिकतर वर्षा होती है शीत ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में वर्षा की मात्रा काफ़ी कम होगी। ये जो है तमिलनाडु, पूर्वी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में शुष्क ग्रीष्म ऋतु की मानसूनी जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर शीत ऋतु में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा होती है। नेक्स्ट है अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, यहाँ जो है देखिए वर्षा रहेगी वो 25 से 60 सेंटीमीटर होती है और औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होती है। स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जो मुख्यतः कांटेदार झाड़ियाँ एवं घास होती है। ठीक है, तो वर्षा कम होगी तो वहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ एवं घास पाया जाएगा। और बात करें तो पश्चिमी जो घाट है वो वृष्टि छाया, जो पश्चिमी घाट वृष्टि छाया है वहाँ पर मध्यवर्ती राजस्थान, पश्चिमी पंजाब एवं हरियाणा। नेक्स्ट है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, तो यह ग्रीष्म ऋतु में तापमान कैसा रहेगा, उच्च रहेगा और यहाँ पर जो प्राकृतिक वनस्पति का क्या अभाव पाया जाएगा और ये जो राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। नेक्स्ट है शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु। शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु, तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है और तापमान अधिक होता है और मरुस्थलीय प्रकार की नागफनी वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। और वितरण की बात करें तो ये कौन से क्षेत्र में, यह उत्तरी विशाल मैदान क्षेत्र में पाई जाती है। उत्तरी गुजरात, हरियाणा का दक्षिणी भाग, यहाँ पर शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट उन्होंने दिया था लघु ग्रीष्म ठंडी आर्द्र शीत जलवायु। लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आर्द्र शीत जलवायु, तो यहाँ पर क्या है कि ग्रीष्म ऋतु में छोटी परंतु वर्षा वाली, शीत ऋतु अधिक ठंड होगी। वर्षा ऋतु 4 महीने में 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम लेकिन हिमांक अधिक होगा। और हिमालय का जो पूर्वी भाग है मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश, यहाँ लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आर्द्र जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट है टुंडा जलवायु। शीतकाल में जो वर्षा है हिमपात के रूप में होती है, फलस्वरूप यह प्रदेश हिम से ढका रहता है यानी कि बर्फ़ की चादरों से ढका रहता है और साल भर जो है 10 सेंटीग्रेड से भी कम यहाँ का तापमान रहेगा। और ये वितरण की बात करें तो कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश 300 से 500 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र जो भी है वो टुंडा जलवायु वहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट है ध्रुवीय जलवायु। तो ध्रुवीय जलवायु साल भर बर्फ़ से ढका रहता है, वर्षा हिमपात के रूप में होती है, तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो रहता है। हिमालय का जो पश्चिमी एवं पूर्व मध्यवर्ती भाग है वहाँ अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र ये ध्रुवीय जलवायु क्षेत्र कहलाते हैं। तो ये था कोपेनहेगन का वर्गीकरण। अब कुछ हम शब्दावली के बारे में जान लेते हैं कि मेजर टर्मोलॉजी रिलेटेड टू क्लाइमेट। देखिए मानसून का फटना, जून के प्रारंभ में जब संपूर्ण भारत में अत्यधिक न्यून वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है तब हिंद महासागर की ओर से दक्षिण पश्चिम अचानक गरज और चमक के साथ होने वाली वर्षा मानसूनी, जो जब अत्यधिक वर्षा हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, मानसून का फटना। इसके बाद सम्मानीय वर्षा। देखिए स्थानीय गर्म वातावरण के कारण सम्मानीय वर्षा होती है। इस प्रकार की वर्षा प्राय स्थानीय होती है और अधिकतर ग्रीष्म ऋतु में होती है। गर्मी के कारण वायु में सम्मानीय धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं और जो ऊपर उठकर ठंडी हो जाती हैं और स्थानीय रूप से कहीं कहीं वर्षा कर देती हैं। फिर है मानसून विभंगता।
देखिए मानसून लगातार नहीं होती, जो मानसूनी वर्षाएं लगातार नहीं होती है, परंतु कुछ दिनों के अंतर रुक रुक कर होती है। कभी कभी एक बार वर्षा होने के बाद दूसरी वर्षा एक माह बाद तक होती है। इसे घटना को मानसूनी विभंगता कहती है, क्योंकि मानसून जो मानसूनी वर्षा वो लगातार नहीं होती। नेक्स्ट है पर्वतीय वर्षा। मानसूनी वर्षा मुख्यतः पर्वतीय वर्षा ही होती है। जो मानसूनी वर्षा होती है वो कैसी वर्षा होती है? पर्वतीय वर्षा होती है। मानसूनी हवाओं के सम्मुख पर्वतीय ढालों पर इनके विमुख ढालों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। मानसूनी घाट की पवन मुखी ढालों पर वर्षा अधिक होती है, जबकि विमुख ढाल वृष्टि छाया प्रदेश बन जाती है। फिर है चक्रवर्ती वर्षा। चक्रवाती वर्षा तो भारत के जो पूर्वी और पश्चिमी तट में मानसून के प्रारंभ होने तथा अंत एवं उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकाल के कुछ उष्ण चक्रवातों में से स्थानीय वर्षा होती है, जो चक्रवाती वर्षा के रूप में जानी जाती है। मानसूनी वर्षा की बात करें तो मानसूनी वर्षा देखिए, देश के भिन्न भिन्न भागों में मानसूनी वर्षा की मात्रा काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। एक और जहां मानसराम जैसे स्थान पर 1141 सेंटीमीटर वर्षा पाई जाती है, दूसरी ओर थार के मरुस्थल में वर्षा की मात्रा 5 सेंटीमीटर से भी कम होती है पाई जाती है। जिन स्थानों पर मानसून सबसे पहले आती है वहाँ सबसे अधिक वर्षा अधिक समय तक होती रहता है, एवं जहाँ देर से पहुँचता है वहाँ जल्द लौट जाता है। केरल में मानसून की अवधि 5 जून से 30 नवंबर है, जबकि पंजाब के मैदान में अवधि कितनी है? 1 जुलाई से 20 सितंबर। तो मतलब जहाँ पर जो मानसून है पहले आ जाता है, वहाँ पर मानसून बाद में भी जाता है, और जहाँ पर बाद में पहुँचता है वहाँ से मानसून जल्दी लौट आता है। ऐसा देखा गया है कि 10 वर्षों में केवल 2 वर्षीय मानसून समय पर आता है और समय पर समाप्त होता है। मानसूनी वर्षा निरंतर नहीं होती, बल्कि इसमें अंतराल पाया जाता है। अगस्त के महीने में यह अंतराल काफ़ी लंबा होता है, यानी कि अगस्त के महीने में वर्षा कम होती है। मानसून की अवधि 4 महीने की होती है और भारत में 80% वर्षा इन्हीं 4 महीनों में होती है। तो भारत की लगभग 80% जो वर्षा है 4 महीनों में होती है। इसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश की जलवायु। ठीक है, तो मध्य प्रदेश जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून कर्क रेखा से 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसके कारण मध्य प्रदेश में अपेक्षाकृत अधिक गर्मी पड़ती है। देखिए मैदानी क्षेत्र है ये, और विंध्य पर्वत क्षेत्र, बघेलखंड का पठार यहाँ पर्वतीय क्षेत्र, नर्मदा ये नर्मदा ताप्ती घाटी और पर्वतीय क्षेत्र और मालवा का पठार। तो मध्य प्रदेश की जलवायु क्षेत्र जो है देखिए, संपूर्ण प्रदेश की जलवायु विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत है। मैदानी क्षेत्र, नर्मदा की घाटी, मालवा का पठार, विंध्यांचल पहाड़ी क्षेत्र और बघेलखंड पहाड़ी का पठार। तो हम जलवायु क्षेत्र के बारे में बात करेंगे तो मैदानी क्षेत्र देखिए, इस क्षेत्र की जलवायु कैसी है? महाद्वीप प्रकार की है। गर्मियों में अधिक गर्मी, शीत में अधिक ठंड होती है, और यह क्षेत्र उप आर्द्र प्रदेश की श्रेणी में आता है, क्योंकि यहाँ की औसत वर्षा 75 सेंटीमीटर से भी कम होती है, और इस क्षेत्र का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। नर्मदा घाटी कर्क रेखा पर इस क्षेत्र के नज़दीक होकर गुजरती है, इसलिए ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्म तथा शीत ऋतु अत्यधिक ठंडी पड़ती है। पूर्व से पश्चिम की तरफ वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं, यानी कि इस साइड से इस साइड जाएंगे, तो वर्षा की मात्रा जो है कम होती जाती है। मालवा के पठार की बात करें तो इस क्षेत्र की जलवायु कैसी है? सम है, इसलिए इसे ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही शीत ऋतु में अधिक ठंडी। तो इसकी जो मालवा का पठार है यहाँ पर सम जलवायु क्षेत्र है, ना अधिक गर्मी ना अधिक ठंडी। इस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा कौन से? अरब सागर मानसून से होती है। नेक्स्ट है विंध्यांचल का पहाड़ी क्षेत्र। यहाँ भी सम जलवायु पाई जाती है, गर्मी में ना तो अधिक गर्म होती है और ना ही अधिक ठंड में ठंडी पड़ती है। कौन सा? विंध्यांचल पहाड़ी का क्षेत्र। इस क्षेत्र में वर्षा बंगाली खाड़ी और अरब सागर के मानसून से दोनों से होती है। इस क्षेत्र में पर्यटक स्थल जो बात करें तो पर्यटक स्थल पचमढ़ी और अमरकंटक हैं। बघेलखंड का पठार की बात करें, कर्क के मध्य स्थित है, औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर। इस क्षेत्र की औसत जो ऊंचाई है लगभग 400 मीटर है। मध्य प्रदेश के तापमान की बात करें तो मध्य प्रदेश का औसत तापमान है 21 डिग्री सेंटीग्रेड, और मध्य प्रदेश का तापमान सूर्य की स्थिति की अपेक्षा समुद्र की
समीपता एवं समुद्र तल की ऊंचाई से अधिक प्रभावित होता है। सर्वाधिक दैनिक तापमान जो है मार्च में अंकित किया जाता है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो तापमान है वो किस महीने में, मार्च में अंकित किया जाता है, और न्यूनतम दिसंबर में दर्ज किया जाता है। न्यूनतम किस में, दिसंबर में। और मध्य प्रदेश का न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है शिवपुरी में। ऋतुओं की बात करें तो 3 ऋतुओं की बात की गई है मध्य प्रदेश में, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो जून, मार्च से जून तक, और अधिकतम तापमान दर्ज किया जाता है, और ये शुष्क रहती है यहाँ। और इस ऋतु में धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, जिसे क्या कहते हैं, लू कहते हैं। वर्षा ऋतु की बात करें तो जून से अक्टूबर के मध्य वर्षा ऋतु आती है। सर्वाधिक वर्षा यहीं पर होती है, और यहाँ लगभग औसत वर्षा की बात करें तो 112 सेंटीमीटर औसत वर्षा, वार्षिक वर्षा है। शीत ऋतु में यह अक्टूबर से मार्च तक शीत ऋतु, और इस ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ हल्की वर्षा होती है। वर्षा का क्षेत्रीय वर्गीकरण की बात करें तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, और औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, औसत वर्षा वाले क्षेत्र और निम्न वर्षा वाले क्षेत्र। तो देखिए जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, यानी कि अगर मध्य प्रदेश की 112 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा है, तो 112 यानी कि 150 सेंटीमीटर अधिक वर्षा होती है। और इसमें देखिए मंडला, महादेव पर्वत, पचमढ़ी, सीधी, बालाघाट प्रदेश में अधिक वर्षा अरब सागर मानसून सागर से होती है, जो अरब सागर की शाखा है वहाँ से होती है। और सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ है, पचमढ़ी में 200 सेंटीमीटर के करीब जो है, पचमढ़ी में 199 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। औसत से अधिक वर्षा इन क्षेत्रों में 125 से 150। देखिए अधिक वर्षा वाले यानी कि जहाँ 150 से ज़्यादा वर्षा होगी, और औसत से अधिक वर्षा यानी 125 से 150 बैतूल, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, होशंगाबाद और सिवनी में। औसत वार्षिक वर्षा देखिए अगर मध्य प्रदेश का औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर है, तो इसी औसत वर्षा 75 से 80 सेंटीमीटर के मध्य होती है। जो रीवा, पन्ना, पठार, बघेलखंड, भिंड और ज़िले के मोहद में सबसे कम वर्षा होती है। भिंड जिला का जो मोहद है वहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। और निम्न वर्षा वाले क्षेत्र 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक का क्षेत्र है। और मानसूनी आर्द्रता की कमी से इस क्षेत्र में निम्न वर्षा के कारण नीमच, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर आदि जो ज़िले हैं वहाँ पर निम्न वर्षा होती है। इसके बाद हम देखेंगे उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। देखिए पहले हम देखेंगे भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले जो महत्वपूर्ण कारक हैं। समुद्र के साथ दूरी, स्थलाकृति, मानसूनी पवनें, पश्चिमी विक्षोभ, एल नीनो और जेट स्ट्रीम, इनके बारे में हमने देखा है। एल नीनो का कारण भारतीय मानसूनी वर्षा में मात्रा में कमी। अगर एल नीनो आ रहा है तो एक समुद्री जेट स्ट्रीम है, यानी कि धारा है ये, और इसका मतलब अगर ये आती है तो वर्षा की मात्रा में कमी होती है। ये कहाँ, पेरू से, दक्षिण अमेरिका के पेरू तट से ये निकलती हैं दिसंबर महीने में। देखिए मालाबार तट के समीप क्षेत्र में मई में होने वाली वर्षा को आम वर्षा या फूलों वाली बौछार के नाम से जाना जाता है, जो मालाबार के तट पर होती है। राजस्थान में वर्षा की कमी का कारण अरावली पर्वत का समांतर होना है। ग्रीष्म ऋतु में आंधी या तूफान को उत्तर भारत में आंधी, पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर एवं बंगाल में काल वैसाखी कहा जाता है। बंगाली खाड़ी में अधिकांश चक्रवात आते हैं। गोवा में AMW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। चेरापूंजी में अधिक वर्षा के कारण मानसूनी हवा का शंकु के आकार में गारो खासी जयंतिया की घाटी के सहारे ऊपर उठना और ठंडी होकर अधिक वर्षा करना है। मालवा का पठार एवं विंध्याचल के पहाड़ी क्षेत्र में सम जलवायु पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है सम जलवायु, मालवा का पठार और विंध्याचल का जो पठारी भाग है वहाँ पर। बघेलखंड की जो औसत वार्षिक वर्षा है वो 125 सेंटीमीटर है बघेलखंड में। और BSHW प्रकार की जलवायु अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु कहलाती है। तो ये था हमारा भारत और मध्य प्रदेश की जलवायु से रिलेटेड जो कि क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं एग्जामों की दृष्टि से, उन सभी के बारे में डिटेल जानकारी।